हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम HAS प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए हमने डी-रॉ सीरीज़ को शुरू किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के द्वारा कवर कर लिया है। पिछले साल के करंट अफेयर्स भी कवर कर लिए हैं। जुलाई और अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर स्पीड रिवीजन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा भी आपको हमारी ऐप के ऊपर मेंस और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी मिल जाएगी। आप जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो RBI है, उन्होंने डिजिटल लैंडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस को इशू किया है। सबसे पहली बात, डिजिटल लैंडिंग होता क्या है। जैसा कि आपको पता है, जो भी बोरोअर होता है जिनको किसी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके लोन लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ भी होती हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज़ और अलग अलग ऐप्स भी होती हैं जिनके द्वारा जो बोरोअर्स हैं वो लोन लेते हैं। तो यहाँ पे RBI ने इन गाइडलाइंस में ये इशू किया है कि अगर आप थर्ड पार्टी के द्वारा लोन ले रहे हैं तो जो लोन की क्रेडिट अमाउंट है वो थर्ड पार्टी से होते हुए नहीं जाएगी। दैट मीन्स डायरेक्टली बैंक अकाउंट से बोरोअर के अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा RBI ने ये बोला है कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो भी लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वही थर्ड पार्टीज़ लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती हैं जो कि RBI के अंडर रेगुलेटेड हैं। फिर उन्होंने बोला है कि इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी फीस पेएबल होगी वो सारे के सारे जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दैट मीन्स जो थर्ड पार्टी है, वो यहाँ पर इस फीस को सबमिट करेगी, ना कि जो बोरोअर है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो भी इस लोन के अंदर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो पहले से ही डिस्क्लोज किया जाएगा, और इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड भी रखा जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी भी बोरोअर ने लोन लिया है और वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर उस लोन की इंटरेस्ट रेट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सबमिट करना चाहता है, वो कर सकता है। तो इस पीरियड को हम कूलिंग ऑफ पीरियड के नाम से जानने लगते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात करी है कि यहाँ पर अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए ग्रीवांस रिएड्रेसल ऑफिसर्स भी बनाए जाएंगे। मतलब ऑफिसर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा ताकि जो भी कस्टमर्स को कोई दिक्कत आ रही है तो उनको रिजॉल्व किया जा सके, या फिर जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा सके। फिर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर आपको बोरोअर से कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ मिनिमल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा आप उन बोरोअर्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास नहीं रख सकते। दैट मीन्स जो थर्ड पार्टी है या फिर डिजिटल लैंडिंग जो बिजनेसेस हैं वो अपने पास किसी भी बोरोअर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसको नहीं रख सकते। तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए ये जो डिजिटल लैंडिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा भी अगर मैं मेंस पर्सपेक्टिव से बात करूँ यहाँ पे, तो इसका सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल लैंडिंग बेसिकली करवा क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिनके पास इस डिजिटल लैंडिंग की जो सर्विसेज हैं वो नहीं पहुँच रही है। तो हर एक कस्टमर तक इन सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए डिजिटल लैंडिंग की जो प्रोसेस है उसको शुरू किया गया है। इसके अलावा भी जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे अनरीजनेबल जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाता है, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। जैसे कि पुराने टाइम में ट्रेडिशनली तो आपने देखा होगा कि मनी लेंडर्स जो हैं अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। तो उन सारे विशेष साइकिल से भी बाहर आने के लिए इस डिजिटल लैंडिंग की जो प्रोसेस है उसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 8 कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं उसमें से एक कैबिनेट कमेटी होती है आपकी कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी। इस कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, या फिर कह सकते हैं एक बोर्ड को बनाया है, जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो इससे पहले यहाँ पर बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है वो एग्जिस्ट करता था, जो कि हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी के जो चीफ हैं या फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता था। लेकिन अब बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है FSIB, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो ब्यूरो है आपकी कौन सी मिनिस्ट्री और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसके अंदर ये ब्यूरो जो है वो लाई करेगा। और इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इनका काम क्या है, कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चीफ्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, जो भी सरकार की इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके सीईओज हैं, तो उन सबको अपॉइंट करने का जो काम है इस ब्यूरो का रहेगा। और इसके लिए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स भी करी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिन यहाँ पे एक सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है, जो कि हरियाणा के पानीपत वाले रीजन में इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा और बनाया जाएगा ये प्लांट, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी जो है वो यहाँ पे पानीपत हरियाणा के अंदर सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को बनाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट होता क्या है, देखो आपके जो बायोफ्यूल्स होते हैं तो उनकी अलग अलग जनरेशन्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है इसके अंदर जो भी आपके फ्यूल्स हैं वो फूड क्रॉप्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेकंड जनरेशन के बारे में बात करूँ, जिसके अंदर जो आपके इथेनॉल है या फिर जो भी बायोफ्यूल है वो ऐसी क्रॉप से बनाए जाते हैं जो कि फूड क्रॉप नहीं होती, या फिर फूड क्रॉप से जो निकली हुई सब्सिडरी क्रॉप्स होती हैं उनसे इन बायोफ्यूल्स को बनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि हरियाणा वाले रीजन में इस सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में यहाँ पर स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्टबल, दैट इज़ जो आपकी पराली होती है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये एक तरह से फूड क्रॉप तो है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे फूड क्रॉप से निकली हुई जो सब्सिडरी क्रॉप है तो उसकी तरह ये जो आपकी स्टबल है वो बिहेव करती है। और इस स्टबल को हम एज अ सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं ताकि यहाँ पे इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सके। दैट मीन्स यहाँ पे स्टबल बर्निंग का जो इशू है उसको भी खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बायोफ्यूल बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी किया जा सकता है। तो एक तरह से एनर्जी डिपेंडेंट हैं हम बाहर वाली कंट्रीज के ऊपर, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे अलग अलग ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस प्लांट को बनाने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, उसको भी जनरेट किया जाएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ONDC के बारे में, जो कि है आपकी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके अंदर एक DPIIT का डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस कंपनी को बनाया है। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जितनी भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, चाहे अमेजन हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, या जितनी भी वेबसाइट है वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को ONDC के ऊपर शो करेंगी। इसके अलावा अगर मैं बायर्स की बात करूं तो वो ONDC के द्वारा इन सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से इक्वालिटी लाने के लिए या फिर हर एक प्रोडक्ट जो है उसकी डिस्कवर करने के लिए या फिर पेमेंट्स, लॉजिस्टिक और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, तो इन सब चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस ONDC को बनाया गया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी हमारी इंडिया के अंदर जो ई-कॉमर्स है उसको पेनिट्रेट करने के लिए, ताकि हर एक लोगों तक ये जो ई-कॉमर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो सब पहुंच सके, तो यहाँ पर सरकार ने ONDC को बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो सरकार की, हमारे इंडिया की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पर इफ़को है, उन्होंने लिक्विड नैनो यूरिया को बनाया है ताकि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं इस लिक्विड नैनो यूरिया को अपने फार्म्स के अंदर यूज़ कर सकें और यहाँ पे उनकी जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर जो एफिशिएंसी है या फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन की जो पावर है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो अगर मैं बात करूँ कि प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स भी जो प्लांट को खाते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन के कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। इवन जो आपका DNA होता है उसके अंदर भी जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एसिमिलेशन की जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो है वो प्लांट को दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे यूरिया के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल यूरिया हो गया, एक नीम कोटेड यूरिया हो गया आपका, और अभी जो नया यूरिया बनाया है दैट इज़ ए लिक्विड नैनो यूरिया
यूरिया। दैट मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और नैनो यूरिया का मतलब है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो इतने छोटे होंगे कि नैनो पार्टिकल साइज की यहाँ पे यूरिया आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, तो लिक्विड नैनो यूरिया यूज़ करने से ये पता चला है कि जो भी आप कन्वेंशनल यूरिया यूज़ करते हैं उसके अंदर ज़्यादा यूरिया की जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी है वो यूज़ होती है, लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया के अंदर बहुत कम क्वांटिटी यूज़ होती है, और ये बहुत एफिशिएंट तरीके से नाइट्रोजन को प्लांट के अंदर एसिमिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गुजरात के कलोल वाले रीजन के अंदर भी यहाँ पे जो लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं उन्होंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं वो आ सकें, तो उसके लिए एक स्कीम को यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। इस स्कीम का नाम है स्कीम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जितनी भी आपके एमएसएमईज हैं, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उन सब एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एमएसएमई को यहाँ पे जो कैपिटल है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लोन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और जो लोन्स है यहाँ पे लोन्स एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते हैं। तो या तो सरकार उनको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन करके उनको सपोर्ट करने वाली है, ताकि इस तरीके से जो एमएसएमई है वो इन सारे क्रेडिट का फ़ायदा उठा सके, और जो भी अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी अपग्रेडेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उन सबको करके फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर एक तरह से उभर कर आ सके। अगर मैं बात करूं कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा है वो यहाँ पर सिडबी को दिया गया है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक जो है ये क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ही हेल्पफुल रहता है, सरकार का बैंक है यहाँ पर, ज़्यादातर ये जो एमएसएमई है उनको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आरबीआई है वो अपने आरबीआई एक्ट के अंदर, जो कि 1934 का आरबीआई एक्ट है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर रही है ताकि यहाँ पे सीबीडीसी को इंक्लूड किया जा सके। तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज सीबीडीसी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो आप करेंसी यूज़ करते हैं, जो फिएट करेंसी है, वो आपके डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है और फिजिकल फॉर्म में भी, जैसे कि कैश वगैरह आपके पास अवेलेबल रहती है। तो अगर मैं सीबीडीसी की बात करूँ तो ये फुल्ली एक डिजिटल करेंसी है जिसको यहाँ पे एक तरह से पेमेंट वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आरबीआई है एक नई करेंसी जो है उसको लॉन्च करने के लिए आरबीआई एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जो मॉडिफिकेशंस है वो कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफआरपी के बारे में, दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे बाकी सारी क्रॉप्स के लिए, अलग अलग क्रॉप्स के लिए, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, है ना, इन सब क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको एक तरह से लॉन्च किया जाता है सरकार के द्वारा। अगर मैं बात करूं शुगर केन के लिए, तो यहाँ पे जो शुगर केन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको हम एफआरपी के नाम से जानते हैं, दैट इज़ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के नाम से जानते हैं। ये जो प्राइस है बेसिकली एक कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि इन प्राइसेस को अप्रूवल देती है। जैसा कि आप जानते हैं सरकार की 8 कमेटी है और उस 8 कमेटी के अंदर एक कमेटी है आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जो भी आपके एफआरपीज होते हैं वो डिसाइड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इसको डिसाइड करने के बाद जो अप्रूवल है वो सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो यहाँ पे एफआरपी को अप्रूवल देती है। तो यहाँ पे सरकार ने एफआरपी के जो प्राइसेस हैं यहाँ पर उसको एक तरह से इंक्रीज़ किया है, दैट इज़ ₹15 पर क्विंटल इंक्रीज़ किया गया है। इसके अलावा जो रिकवरी रेट है डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पे प्रीमियम रेट्स को भी इंक्रीज़ किया गया है। तो अगर मैं रिकवरी रेट के बारे में बात करूँ तो जितना भी यहाँ पे शुगर केन होता है, अगर उसके अंदर से शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा आए तो यहाँ पे उस क्वांटिटी के ऊपर यहाँ पे प्रीमियम प्राइसेस जो है, या फिर हम बोल देते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि शुगर केन इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए या फिर शुगर केन की जो फार्मिंग वगैरह है उसको इन्हांस करने के लिए, इनकरेज करने के लिए यहाँ पर जो रंगा राजन कमेटी है उन्होंने एफआरपी को रेकमेंड किया था। इसके अलावा जो स्टेट हैं वो भी अपने अलग अलग जो प्राइसेस हैं उसको निकालती हैं। जैसे कि जो स्टेट है उनको हम स्टेट एडवाइज्ड प्राइस के नाम से जानते हैं, और हमेशा जो स्टेट एडवाइज
प्राइस होता है जो कि एक स्टेट द्वारा लॉन्च किया जाता है वो सेंटर द्वारा लॉन्च एफआरपी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेंटर है वो शुगर केन के प्राइसेस के लिए एफआरपी लॉन्च करता है और जो स्टेट है वो शुगर केन के प्राइसेस के लिए यहाँ पे स्टेट एडवाइज्ड प्राइस को लॉन्च करता है। तो हमेशा जो एसएपी होता है वो एफआरपी से ज़्यादा होता है। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।